हेलो दोस्तों, कैसा सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बेहतरीन होंगे और आप सब लोग की पढ़ाई भी एकदम बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्क्स क्लासेस 12 में। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं की भौतिक विज्ञान। और कक्षा 12वीं की भौतिक विज्ञान में आज का हमारा टॉपिक है अध्याय नंबर 1। ठीक है, जिसका नाम है विद्युत क्षेत्र, आवेश तथा क्षेत्र। और विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के आज हम एग्जाम्पल नंबर करेंगे, दूसरा उदाहरण नंबर दूसरा है। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में हमने उदाहरण नंबर 1 कर लिया है। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं अध्याय 1 का उदाहरण नंबर दूसरा। और उदाहरण नंबर दूसरे में प्रश्न क्या कह रहा है कि एक कप जल में कितने धन तथा कितने ऋण आवेश होते हैं। ये प्रश्न हमारे पास है। ठीक है, तो चलिए इसको सरल करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि एक कप जल में कितने धन तथा कितने ऋण आवेश होते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई जल की मात्रा नहीं दिया हुआ है कि जल कितना है, कितने ग्राम है, 10 ग्राम है, 20 ग्राम है, 100 ग्राम है, 200 ग्राम है, मतलब ये ऐसे नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो हम मान के चलते हैं कि जो हमारे पास जल है वो जल कितना है एक कप जल में। ठीक है, वो कितना है, लगभग 250 ग्राम है, मान के चलते हैं। तो माना कि क्योंकि अगर हमें जल की मात्रा दी होती तब तो मानने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन यहाँ पे हमें जल की मात्रा नहीं दी है, इसलिए हमें जल की मात्रा क्या करनी पड़ेगी, माननी पड़ेगी। तो मानेंगे कि माना कि एक कप जल का द्रव्यमान बराबर 250 ग्राम। कहने का मतलब एक कप जल में कितना जल है, तो एक कप जल में आपका जो जल है एक कप में वो कितने ग्राम है, 250 ग्राम है, 250 ग्राम है एक कप में। ठीक है, अब यहाँ पे जो जल है, जल का हमें क्या पता चल जाए, अणुभार। ठीक है, तो जल का अणुभार और अणुभार निकालते कैसे हैं। अगर जल का फार्मूला तो ये होता है H2O। ठीक है, आप लिख लेते हैं जल H2O का अणुभार। और अणुभार निकालने के लिए यहाँ पे जो तत्व हैं, मतलब जल को बनाने में जो तत्व भाग ले रहे हैं, उन तत्वों का परमाणु भार हमें चाहिए होता है और उनका योग करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, अणुभार। जैसे यहाँ पे जल है तो जल को बनाने में दो चीज काम कर रहा है, एक तो हाइड्रोजन कर रहा है। ठीक है, इस जल को बनाने में एक कौन काम कर रहा है, हाइड्रोजन कर रहा है, और एक कौन काम कर रहा है, ऑक्सीजन कर रहा है। ठीक है, अगर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 2 है, और ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन के इधर कुछ नहीं लिखा है, मतलब ऑक्सीजन 1 है। ठीक है, अब यहाँ से ये हाइड्रोजन है, अब हाइड्रोजन का हमें क्या याद होना चाहिए, परमाणु भार। तो हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन है कितना, 2 हाइड्रोजन है। तो अगर एक हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 है तो 2 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, तो 2 हाइड्रोजन में हम क्या कर देंगे, 2 का गुणा, तो 2 आ गया, मतलब H2 का अब क्या हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, मतलब एक हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना है, 1 है, तो 2 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, तो हमने इसमें 2 का गुणा कर दिया, तो किसका बन गया, H2 का बन गया, मतलब 2 हो गया परमाणु भार। ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16। ठीक है, और इनका हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे इनको। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे कि परमाणु भार बराबर एक हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, 1 होता है, या हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, 1 होता है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन है कितना, 2 है, तो 2 प्लस ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है, 16, तो कितना हो गया, 2 1 कम 2 प्लस 16, और 16 2 कितना हो गया, 18। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर जल का जो अणुभार होगा वो अणुभार कितना होगा, 18 होगा। ठीक है, अब हमारे पास एक कप जल में जल का कितना द्रव्यमान है। ठीक है, तो एक कप जल में जल का द्रव्यमान है 250 ग्राम, और जल का अणुभार कितना होता है, तो 18 ग्राम होता है इसका अणुभार। ठीक है, तो चलिए अब अगर हम 18 ग्राम, ठीक है, 18 ग्राम जल में जल के अणुओं की संख्या, ठीक है, तो 18 ग्राम जल में जल के अणुओं की संख्या कितनी होगी, तो 18 ग्राम जल में जल के अणुओं की संख्या उतनी होगी जितना आवोगाद्रो संख्या होती है। ठीक है, तो 18 ग्राम जल में अणुओं की संख्या होगी 6.02 गुणे 10 की घात 23। ठीक है, इतना 6.02 गुणे 10 की घात 23 इतने अणु होंगे 18 ग्राम जल में। ठीक है, तो 18 ग्राम जल में जल के कितने अणु होंगे, तो 18 ग्राम जल में जल के कितने अणु होंगे, कितने अणु होंगे जल के, 6.02 गुणे 10 की घात 23 इतने अणु होंगे। कितने ग्राम जल में, 18 ग्राम जल में। अब ये 18 ग्राम जल में इतने अणु हैं, तो 1 ग्राम जल में कितना अणु होगा, 1 ग्राम जल में जल के अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या। ठीक है, यहाँ पे ऐसे रखेंगे जल के अणुओं की संख्या। ठीक है, तो 1 ग्राम जल में जल के अणुओं की संख्या कितनी होगी, तो कहने का मतलब अगर मान लीजिए 10 रुपए की टॉफी 40 मिल रही है, तो 1 रुपए की टॉफी कितनी मिलेगी, 10 रुपए की टॉफी 40 मिल रही है, तो 1 रुपए की टॉफी कितनी मिलेगी, तो आप 1 रुपए की टॉफी निकालने के लिए क्या कर दोगे कि 40 को 10 से भाग दे दोगे।
ठीक है, क्योंकि 10 रुपए की टॉफी कितनी मिल रही है, 40 मिल रही है। 1 रुपए की टॉफी कितने मिलेगी, तो 40/10 हो जाएगा। 10 से भाग दोगे बचेगा कितना, 4, मतलब 1 रुपए में 4 टॉफी मिलेगी। उसी तरह 18 ग्राम जल में जल के अणुओं की संख्या कितनी है, 6.02 गुणे 10 की घात 23। तो आपको निकालना कितने में है, आपको निकालना है 1 ग्राम में। 1 ग्राम निकालने के लिए क्या करोगे आप, ये जो 18 ग्राम में इतने अणु हैं और निकालना 1 ग्राम है, तो 18 का पक्षांतर कर दोगे, भाग में आ जाएगा। जैसे 10 ग्राम या 10 रुपए में कितनी टॉफी, 40 टॉफी, तो 1 रुपए में कितनी टॉफी, 40/10। उसी तरह 18 ग्राम जल में अणुओं की संख्या 6.02 गुणे 10 की घात 23। तो 1 ग्राम जल में अणुओं की संख्या क्या हो जाएगी, तो 6.20 गुणे 10 की घात 23/18। इसे यहाँ पे 10 को हमने बटे में रख दिया। उसी तरह तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6.02 गुणे 10 की घात 23 बटे में 18। ठीक है, क्योंकि ये कितने में था, 18 ग्राम जल में जल के अणु कितने थे, 6.02 गुणे 10 की घात 23। अब हमने यहाँ पे कितने ग्राम के लिए निकाल लिया, 1 ग्राम जल में जल के अणुओं की संख्या हमने क्या कर दिया, 18 का भाग दे दिया, क्योंकि 1 ग्राम में कितना होगा, ये कितने में है, 18 ग्राम में है जल के अणु इतने, तो 1 ग्राम जल में कितने होंगे, तो 1 ग्राम में निकालने के लिए हमने क्या कर दिया, 18 कर दिया। जैसे 10 रुपए की टॉफी 40 मिल रही थी, रुपए की टॉफी कितनी मिलेगी, 4 रुपए मिलेगी, तो हमने क्या किया, 40 में से 10 का भाग दे दिया। उस तरह यहाँ भी क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, भाग कर देना है। ठीक है, लेकिन हमारे पास जो जल के टोटल अणु है या जल कितने ग्राम है, तो जल हमारे पास टोटल 250 ग्राम है। तो 1 ग्राम जल में इतने अणु हैं, 1 ग्राम जल में इतने अणु हैं, कितने अणु, 6.02 गुणे 10 की घात 23/18। ठीक है, 1 ग्राम जल में इतने अणु हैं, लेकिन हमें निकालना कितने ग्राम के लिए है, 250 ग्राम के लिए। तो चलिए 250 ग्राम के लिए निकाल लेते हैं। 250 ग्राम जल में जल के अणुओं की संख्या, जल के अणुओं की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 6। निकालना कितने के लिए, देखिए जैसे अगर एक पेन का मूल्य 5 रुपए है, एक पेन का मूल्य 5 रुपए है, तो 10 पेन का मूल्य कितना हो जाएगा, तो 10 गुणे 5, मतलब एक पेन का मूल्य 5 रुपए है, तो 10 पेन का मूल्य कितना रुपए होगा, तो एक पेन के मूल्य को क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे, तो कितना बन जाएगा, 50 रुपए। उसी तरह यहाँ पे 1 ग्राम जल में जल के अणुओं की संख्या कितनी है, 6.02 गुणे 10 की घात 23/18। हमें निकालना कितने ग्राम में है, 250 ग्राम जल में अणुओं की संख्या निकालनी है। तो ये जो पता है ना, ये 1 ग्राम में है। ठीक है, निकालना कितने के लिए है, 250 ग्राम के लिए निकालना है। तो जैसे यहाँ पे कि एक पेन 5 रुपए का मिल रहा है, तो 10 पेन कितने रुपए के मिलेंगे, 50 रुपए के मिलेंगे। तो हमने क्या किया, 10 पेन में एक पेन के मूल्य को क्या कर दिया, गुणा कर दिया। एक पेन 5 रुपए में मिल रहा था, हमने एक पेन जितने रुपए मिल रहा था उसका क्या कर दिया, गुणा कर दिया। उसी तरह यहाँ पे जब हम 250 ग्राम जल में जल के अणु निकालेंगे, तो 250 में गुणा कर देंगे, किसका, 1 ग्राम जल में जितने अणु हैं उसका कर देंगे। ठीक है, तो 250 ग्राम जल में अणुओं की संख्या बराबर 250 में, मतलब 250 में गुणा करना है किसका, 1 ग्राम जल में जल के अणुओं की संख्या। 1 ग्राम जल में जल के अणुओं की संख्या ये है, न हो जाएगा 6.02 गुणे 10 की घात 23/18। ठीक है, अब क्या कर ले, गुणा कर ले, इसका गुणा कर लीजिए, कितना हो जाएगा, देखो ऐसा गुणा कर लेते हैं, 25 का इससे गुणा कर लेते हैं, तो 25 दूना 50 की 0 हासिल करना आ गया 5। 25 का 0 से करेंगे तो 25 आएगा, लेकिन हासिल 5 जुड़ जाएगा तो 5 आ गया। ठीक है, फिर अब क्या करेंगे, 25 का गुणा करना है किसके साथ, 6 के साथ, तो 25 छक्का 150। ठीक है, लेकिन हमने 25 का गुणा किया है, 25 के पहले एक 0 है, एक 0 आप इधर लगा दोगे। अब दशमलव के देख लो, 1-2 अंक बाद दशमलव है, 1-2 अंक बाद दशमलव लगा दिया। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, हमने सीधा यहाँ से 250 था, 250 में हमने 0 को छोड़ दिया था एक समय के लिए, और किसका गुणा कर दिया, 25 का। 25 का सीधा पहाड़ा पढ़ लिया। ठीक है, तो 25 दूना 50 हो गया, फिर बचा 5। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 0 आया, बचा 5, और 25 में 0 गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, लेकिन 5 जोड़ लेंगे तो ये 5 आ गया, तो 25 छक्का 150, 25 छक्का 150, लेकिन एक 0 ये जो बच रहा था उस 0 को हमने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, अब देखो दशमलव कितने के बाद 1-2 अंक बाद दशमलव आ गया, तो हमें कितना मिल गया, 1505 गुणे 10 की घात 23/18। ठीक है, ये चीज हमें मिल गया। ये क्या है, 250 ग्राम जल में जल के अणुओं की संख्या लिख लेंगे। ये क्या है, 250 ग्राम में जल के अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या। तो हमने किया क्या, देखिए पहले हमने माना कि जो 1 कप जल है, तो 1 कप जल का द्रव्यमान कितना है, 250 ग्राम है। फिर हमने क्या किया, जल का अणुभार निकाला, और जल का अणुभार निकालने के लिए या किसी भी यौगिक का अणुभार निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखेंगे उसमें कौन कौन से तत्व हैं, और जो तत्व होंगे उनका परमाणु भार लेंगे, और उनके परमाणु भार को हम क्या कर देंगे, जोड़ लेंगे आपस में। हमने यहाँ पे जल का देखा, तो जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन था, 2 तत्व था। ठीक है, तो जल जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 है, तो 1 गुणा 2 हो गया। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16, तो हमने इसका 16 लिखा क्योंकि ऑक्सीजन केवल 1 है। अब इसका गुणा किया तो 2 1 कम 2 हो गया, और 16 आ गया, 16 2 18 हो गया।
फिर हमने क्या किया कि 18 ग्राम जल में अणुओं की संख्या कितनी होगी, 18 ग्राम जल में अणुओं की संख्या अवोगाद्रो संख्या के बराबर होगी, तो हमने ये लिख लिया। फिर 18 ग्राम जल में अणुओं की संख्या जब हमें पता चल गई, हम कितने ग्राम में निकाल लिया, 1 ग्राम जल में अणुओं की संख्या निकाल ली, तो आ गया। ठीक है, इसको पक्षांतर कर दिया, 1 ग्राम जल में अणुओं की संख्या ये हमें मिल गई। फिर हमने क्या किया, 250 ग्राम जल में, क्योंकि हमारे पास जल कितना है, 250 ग्राम है, तो 250 ग्राम जल में जल के अणु निकालेंगे, 250 ग्राम जल में जल के अणु ये कर दिया। ठीक है, हमने क्या कर दिया, 250 में 1 ग्राम जल के अणुओं की संख्या को कर दिया, गुणा कर दिया। ठीक है, जब इसका और इसका गुणा किया तो कितना बन गया, 1505 बन गया, गुणे 10 की घात 23 आ गया, बटे में 18 आ गया। ठीक है, तो चलिए इतना लिखिए, तो 18 का भाग देना है 1505 से, कितनी बार जाएगा, 18 पंचे 90, 18 छक्का 108, 18 सत्ते 126, 18 अट्ठे जाएगा, है ना, क्योंकि 18 अट्ठे कितना हो जाएगा 144, और 150 150 में 144 घटाएंगे तो कितना बचेगा 6। ठीक है, कितना बचेगा 6, और 5 उतार लेंगे तो कितना हो जाएगा 65। तो अब कितना बचेगा 18 8 18 है ना, 64 आ गया, 18 दूनी 36, 18 तिहाई 54, 3 बार जाएगा, तो 18 तिहाई 54, और बचा कितना था 65, और 65 में 54 घटा देंगे कितना बचेगा 11, और 10 में लगा देंगे तो हो जाएगा 0, 18 पंचे 90, 18 छक्का 108, है ना, और जब 110 में 108 घटाएंगे तो बचे कितना 2 बचेगा, और एक 0 उतार लेंगे तो 20 हो जाएगा, 18 एकम 18, फिर वही एक आता जाएगा, तो 8 83.61 गुणे 10 की घात 23, इतने, है ना, 83.61 गुणे 10 की घात 23, ये कितना है 250 ग्राम जल में जल के अणुओं की संख्या इतनी है। ठीक है, इतना लिख लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ले लिया, उम्मीद करता हूँ आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो चलिए इसको हटाता हूँ, फिर आगे बात करते हैं। नीचे वाली लाइन को नहीं हटाऊंगा क्योंकि नीचे वाली लाइन की हमें आवश्यकता है। चलिए अब बात करते हैं कि हमारे पास जो जल है, ठीक है, तो जल के एक अणु में, ठीक है, या एक H2O अणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या, ठीक है, तो हम H2O मतलब जल के एक अणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना होगा और प्रोटॉन कितना होगा। ठीक है, तो देखिए अगर यहाँ पे हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन कितना है, 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, और ऑक्सीजन कितना है, 1 ऑक्सीजन है। अब हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है, और इसको दिखाते जड़ से है। देखिए जितना परमाणु क्रमांक होता है किसी तत्व का, उतना ही उसका इलेक्ट्रॉन होता है और उतना ही उसमें प्रोटॉन होते हैं। क्या कहने का मतलब कि कोई भी तत्व है उसका जितना परमाणु क्रमांक होगा उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, उतने ही प्रोटॉन होंगे, है ना। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाएगा, और प्रोटॉन कहाँ रहेगा, नाभिक में रहेगा। लेकिन जितना परमाणु क्रमांक है उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा किसी तत्व का और उतना ही प्रोटॉन होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होंगे, इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 1 है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा और प्रोटॉन भी 1 होगा हाइड्रोजन में। ठीक है, तो हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, और कितने प्रोटॉन होते हैं, 1 प्रोटॉन होते हैं। लेकिन ऐसा लिखते हैं, यहाँ पे ये तत्व है, हम इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, इधर प्रोटॉन की बात करेंगे। यहाँ पे तो हमारे पास कौन कौन से जल को बनाने में H2 है और ये है। ठीक है, H2 का मतलब है कि यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 अणु है, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन 1 होता है, लेकिन यहाँ पे H2 है, मतलब 2 हाइड्रोजन की हम बात करेंगे। एक हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 होता है, या ऐसा कह सकते हैं कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 होता है, तो 1 हो गया। लेकिन यहाँ पे अगर 1 होता है तो इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा, प्रोटॉन भी 1 होगा, क्लियर है। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास हाइड्रोजन है, वो हाइड्रोजन है कितना, 2 हाइड्रोजन है, मतलब 1 हाइड्रोजन पर 1 इलेक्ट्रॉन, तो 2 हाइड्रोजन पर 2 इलेक्ट्रॉन, तो हमने 2 का गुणा कर दिया। इसी तरह एक हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, जितना परमाणु क्रमांक उतना प्रोटॉन, तो 1 है तो 1 प्रोटॉन भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 हाइड्रोजन है, तो हमें 2 हाइड्रोजन का प्रोटॉन चाहिए ना, 2 हाइड्रोजन में प्रोटॉन की संख्या क्या कर देंगे, 2 का गुणा, ठीक क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, ये भी क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। अब ये क्या है, ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है कितना, तो 8 होता है। कितना होता है, 8 होता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, तो जितना परमाणु क्रमांक उतना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन। तो अगर इस ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है तो इलेक्ट्रॉन भी 8 और प्रोटॉन भी 8। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल देख लेते हैं कि H2O में हमने H2 में देखा कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन। क्यों, क्योंकि एक हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 होता है, या हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो जितना परमाणु क्रमांक उतना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन, ये चीज़ आप लिख लो, है ना। परमाणु क्रमांक को हम Z से दर्शाते हैं, तो Z बराबर P नेगेटिव P पॉजिटिव। इसका मतलब है ये क्या है, प्रोटॉन है, इसका मतलब ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब क्या है, परमाणु क्रमांक है। तो कहने का मतलब है किसी भी तत्व में जितना उसका परमाणु क्रमांक होगा उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, उतना ही उसमें प्रोटॉन होंगे। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन के अणु कितने हैं, 2, मतलब 2 हाइड्रोजन है,
तो एक हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 तो 2 हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा, उसी में गुणा कर देंगे तो प्रोटॉन कितने होंगे, तो परमाणु क्रमांक 1 होता है। अब ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है, 8 है, तो ऑक्सीजन में का परमाणु क्रमांक 8 है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बराबर होंगे। ठीक है, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और 8 प्रोटॉन हो गए। बस प्रोटॉन कहाँ रहेगा, नाभिक में, और इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा, चारों ओर चक्कर लगाता रहेगा। अब बताओ टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हमारे पास, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो अगर हम जोड़ेंगे तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हमारे पास H2O में, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। और प्रोटॉन कितने हो गए, तो 2 प्रोटॉन प्लस 8 प्रोटॉन, तो टोटल प्रोटॉन कितने हो गए, 8 2 10 प्रोटॉन भी हमारे पास हो गए। ठीक है, 10 प्रोटॉन हो गए। अब एक चीज़ और, यहाँ पे आप लिखोगे नोट में, यहीं पे लिख लो या ऐसा करके लिखते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, आप लोग पढ़ भी चुके हो, पर एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं कि जो कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश बराबर माइनस का 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम। देखो, और एक प्रोटॉन पर आवेश बराबर 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम। ठीक है, यहाँ पे माइनस लगा है तो माइनस से ये बता रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन का आवेश है, और जो ये है ये किसका है, प्रोटॉन का है। दोनों का आवेश बराबर होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन वाले का माइनस होता है, प्रोटॉन वाले का प्लस होता है। इलेक्ट्रॉन में क्योंकि नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव आवेश होता है, ये नेगेटिव प्रकृति का होता है, ये पॉजिटिव प्रकृति का होता है, इसलिए इसका पर जो आवेश होता है वो नेगेटिव होता है, इस पर जो आवेश होता है वो पॉजिटिव होता है। हमें निकालना क्या है, इसमें कितने धन आवेश, कितने ऋण आवेश, मतलब कितने ऋणात्मक आवेश है और धनात्मक आवेश है, ये चीज हमें पता करना है। ठीक है, तो हमारे पास बताओ H2O में कितने इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन, 10 प्रोटॉन। तो हम 10 प्रोटॉन के लिए चार्ज निकालने की 10 प्रोटॉन पर और 10 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होगा। ठीक है, और जितना आवेश होगा, जितना आवेश आएगा उसमें हम क्या करते हैं, 250 ग्राम जल में जल के अणुओं की संख्या का गुणा कर दें। ठीक है, जितना ऊपर का लिखिए, फिर हटाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इस सवाल को करने के साथ साथ ना बहुत सारी चीजें को सीख भी रहे हैं। ठीक है, केवल हमारा मकसद ये है कि हम सवाल को कर लें, हम चीजों को सीखें, मकसद ये है। ठीक है, इस चीज को हम हटाएंगे नहीं, इसका आगे यूज करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि एक कप जल में धन आवेश की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या की एक कप जल में प्रोटॉन की संख्या कितनी है, ठीक है, गुणे एक प्रोटॉन पर आवेश गुणे, ठीक है, एक कप जल में, एक कप जल में जल के अणुओं की संख्या, जल के अणुओं की संख्या। अब हमें सब कुछ पता है, प्रोटॉन की संख्या पता है कि प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 10 गुणे एक प्रोटॉन पर आवेश कितना है, तो एक प्रोटॉन पर आवेश कितना है। अब ये जो प्रोटॉन की संख्या है ना, हमने एक जल के एक अणु में प्रोटॉन की संख्या देखी है, तो जल के एक अणु में प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 10 है। ठीक है, अब यहाँ पे एक प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, तो 1.6 गुणे 10 की घात -19। ठीक है, और एक कप जल में जो जल के अणुओं की संख्या है वो कितनी है, इतनी 83.61 गुणे 10 की घात 23। ठीक है, इतना एक कप में जल के अणुओं की संख्या है। अब हम इसका क्या कर लें, इन सभी का गुणा कर लें। इन सभी का जब गुणा करेंगे तो ये कितना है, 10, और 10 में 1.6 का गुणा होगा तो कितना बन जाएगा, 16 बन जाएगा। दशमलव इधर आ जाएगा, गुणे का कितना हो गया, 10 की घात। अच्छा, 1 मिनट और काम कर लेते हैं, 83.61 को पहले लिख लेते हैं। अब यहाँ पे इसका क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो देखो 10 की घात ये माइनस में 19 है, 10 की घात ये प्लस में 23 है। जब आधार समान है तो घातें जुड़ जाती है ना, लेकिन अगर विचिन्ह विपरीत है तो घट जाएगा, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो घट जाएगा। तो 23 में से 19 घट जाएगा तो 4 बचेगा, 10 की घात 4। ठीक है, अब यहाँ से गुणा कर लेते हैं। 16 का पहाड़ा डायरेक्ट पढ़ लेंगे तो 16 एक कम 16 हो गया, 16 की 6 आ गया, यहाँ से 1 आ गया। 16 का पहाड़ा 6 बार पढ़ना है तो 16 पंच 80, 16 छक्का 96, और 96 में एक जोड़ लेंगे फिर हो जाएगा 97। हासिल कितनी, 97 के साथ आ जाएगा, हासिल कितना आ जाएगा 9। फिर 16 से 48 हो गया, और 48 में 9 जोड़ देना है तो 48 57 के साथ हो गया, हासिल कितना आ गया 5 आ गया। फिर अब 16 का पहाड़ा 8 बार पढ़ना है तो 16 8 128 है ना, तो कितना हो जाएगा 128, और 128 में हासिल कितना आई थी, 5 आई थी, तो 128 में 5 जोड़ दो तो कितना हो गया 133। 133 गुणे 10 की घात 4, दशमलव कितने के बाद 1 2 अंक बाद 1 2 यहाँ पहुँच जाएगा। इसको हम लिख लेंगे 1337 दशमलव, इसको एक बढ़ा लेंगे तो 8 हो जाएगा, गुणे 10 की घात 4 हो जाएगा। कितना, 1337.8 गुणे 10 की घात 4 आवेश होगा। ठीक है, इतना प्रोटॉन पर आवेश होगा, और आवेश का मतलब क्या होता है, कूलम होता है, इतना कूलम आवेश होगा। ठीक है, इतने कूलम आवेश होगा, क्लियर है। ठीक,
अब हमें किसके लिए किसके बताना था, धन के लिए और ऋण के लिए, दोनों के लिए बताना था। तो धन आवेश के लिए हमने बात कर ली, अभी ऋण आवेश के लिए पता करना है। तो देखो अभी हमने देखा था कि जितना ऋण आवेश था, ऋण आवेश कितना था टोटल, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी थी, 10 थी। एक H2O में, याद करिए, एक H2O में जो जल पर एक H2O में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या थी कितनी थी, 10 थी। और एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश आता है वो कितना आता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। बस अंतर क्या रहता है, ये माइनस का रहता है। हम जब कैलकुलेशन करेंगे तो वहाँ पे माइनस का चिन्ह नहीं रखेंगे, बस इतना हो जाएगा, ठीक है। और रखेंगे भी तो माइनस आएगा, लेकिन माइनस ये बताएगा कि ऋण आवेश है, बस इतना ही, ठीक है। तो जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है, इसलिए जितना इलेक्ट्रॉन पर आवेश आया है, एक कप जल में इलेक्ट्रॉन पर आवेश आया, धन आवेश आया है, उतना ही ऋण आवेश आएगा, ठीक है। तो चूंकि एक H2O अणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर है, इसलिए एक कप जल में ऋण आवेश की संख्या धन आवेश के बराबर होगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आसान तरीके से समझ में आया होगा। मैंने एकदम आसान तरीके से इसको लेकर चला है, स्टेप बाय स्टेप, मतलब एक एक चीज को क्लियर करते हुए चला है, ठीक है। तो उम्मीद है कि इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ले लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास यहीं से खत्म करते हैं, मिलते हैं फिर अगली नई वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तो और मिलते हैं अगले फिर से नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप सभी अच्छा रहेंगे तो ही मैं अच्छा रहूँगा, ठीक है। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।